हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं धान की खेती यानी कि कल्टीवेशन ऑफ राइस। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को राइस की संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो एजीटीए, केन सुपरवाइजर, बीएचयू, आईसीआर, एएफओ, यूपी कैटेट जैसे एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे धान की खेती का वैज्ञानिक परिचय, धान का उत्पत्ति स्थान व उत्पादन, धान का वानस्पतिक विवरण, धान का वर्गीकरण और उसका महत्व, धान की खेती के लिए जलवायु, धान की बुवाई और उसकी विधियां, धान की किस्म और उनका महत्व, धान में रोग और रोग नियंत्रण, और लास्ट में आप सभी को बताएंगे धान की उपज और उसका भंडारण। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। आप सभी को बता दें, यह वीडियो अनाज वाली फसलों का पार्ट 2 है। यदि आप इसी प्रकार पार्ट बाय पार्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें फसलों का वर्गीकरण यानी कि प्रमुख अनाज वाली फसलें। इसमें हम गेहूं की फसल पढ़ चुके हैं। अगर आपने गेहूं की फसल का वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे नंबर 2, धान की खेती या चावल की खेती। तो दोस्तों, यह वीडियो पार्ट 2 है। इसी प्रकार आप सभी को पार्ट बाय पार्ट वीडियो मिलते रहेंगे। धान की खेती का वैज्ञानिक परिचय यानी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ धान है, धान का वानस्पतिक नाम ओराइजा सटाइवा है। ये सभी को पता होगा क्योंकि ये इजी होता है, ओराइजा सटाइवा। और इसकी फैमिली ओएसी होती है, जिसे पुराना नाम है ग्रेमनी कुल या घास कुल। यानी कि अगर आ जाए घास कुल की निम्नलिखित में से कौन सी फसल है, तो इसमें ऑप्शन दिया होगा ओराइजा सटाइवा। तो आप ओराइजा सटाइवा राइट आंसर कर सकते हैं। इसका उत्पत्ति स्थान इंडो बर्मा यानी कि इंडिया और बर्मा के बीच का जो क्षेत्रफल होता है वही इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। नेक्स्ट, गुणसूत्र नंबर इसमें होते हैं 2N24 यानी कि यह डिप्लॉयड पौधा है, इसीलिए इसका 2N24 गुणसूत्र नंबर है। जलमांग, तो दोस्तों इसमें जलमांग होती है 900 से 2500 mm यानी कि मिलीमीटर। आप सभी को बता दें सबसे ज्यादा पानी चाहने वाली फसल गन्ना है, जो कि 1000 से 2500 mm के बीच है, और यह दूसरी सबसे ज्यादा पानी चाहने वाली फसल है। इसी प्रकार धान उत्पादन में विश्व में चीन का प्रथम स्थान है, जो गेहूं उत्पादन में भी विश्व का चीन में प्रथम स्थान है, और धान उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। अगर धान उत्पादन में भारत का स्थान पूछा जाए या पोजीशन पूछी जाए तो ये सेकंड पोजीशन होगा। भारत में धान उत्पादन पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है, यानी कि पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक धान का उत्पादन किया जाता है, इसीलिए इसे धान का कटोरा या चावल का कटोरा कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से किसे चावल का कटोरा कहा जाता है, तो इसमें ऑप्शन होगा पश्चिम बंगाल, तो इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल होगा। नेक्स्ट, धान उत्पादकता में पंजाब अग्रणी राज्य है। अगर पूछा जाए प्रोडक्टिविटी में प्रथम राज्य कौन सा है, तो ये पंजाब होगा, क्योंकि सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन पंजाब ही करता है। हरित क्रांति में सबसे ज्यादा फर्क पड़ा इन राज्यों पे, तो दोस्तों हरित क्रांति में पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ा। विश्व में धान का कुल क्षेत्रफल है, तो दोस्तों भारत में 44 मिलियन हेक्टेयर जो धान का क्षेत्रफल विश्व में है, जो सर्वाधिक है। धान की खेती का महत्वपूर्ण प्रश्न और बिंदु समझ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्स। धान की में प्रोटीन, तो दोस्तों धान में 6 से 7% के बीच प्रोटीन पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से पूछा जाता है। धान में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओराइजिनिन प्रोटीन धान में पाई जाती है। जैसे कि आप सभी को पता होगा गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाई जाती है, उसी प्रकार धान में ओराइजेनिन प्रोटीन पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 किलो धान उगाने में 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ये बहुत ही क्रिएटिव क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर पूछा जाए 1 kg धान उगाने में कितनी पानी की आवश्यकता होती है, तो ये 5000 लीटर होती है। नेक्स्ट, धान में पुष्पक्रम, यहाँ होगा धान, तो दोस्तों धान में पुष्पक्रम होता है पेनिकल। पेनिकल पुष्पक्रम पाया जाता है धान की पौधे में। फल का प्रकार, तो दोस्तों इसमें भी कैरियोप्सिस फल का प्रकार पाया जाता है, जो गेहूं में भी इसी प्रकार का पुष्पक्रम होता है। नेक्स्ट, इसका पूछा गया है धान का परीक्षण भार, यहाँ होगा धान का परीक्षण भार। तो दोस्तों सामान्य धान का परीक्षण भार होता है 25 ग्राम 1000 दानों का भार, और यहाँ बासमती धान का परीक्षण भार होता है 21 ग्राम पर 1000 धान का भार। हरित क्रांति में सर्वाधिक योगदान रहा, तो गेहूं और धान का सर्वाधिक योगदान रहा हरित क्रांति में, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन में। अगर पूछा जाए ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में कब आया, तो दोस्तों यह 1966 में आया था। यह MS स्वामीनाथन द्वारा लाया गया था भारत में।
विश्व की मुख्य अनाज वाली फसल है, तो धान विश्व की मुख्य अनाज वाली फसल है। नेक्स्ट, विश्व में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल है, तो चावल है, जो विश्व में 60% लोगों द्वारा ये खाई जाती है, यानी कि विश्व की कुल आबादी का 60% धान का ही कंज्यूम होता है। विश्व का 90% चावल उत्पादन एशिया महाद्वीप में होता है, यानी कि जो एशिया महाद्वीप है उसमें धान का सर्वाधिक उत्पादन होता है, जो 90% है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, CRRI यानी कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कटक उड़ीसा में है। इसका स्थान भी याद रखें और इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखें, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म दिया जाएगा एग्जाम में और इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा। तो आप याद रखें सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये कटक उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट नंबर 2 है IRRI यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, मनीला फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट है वेस्ट अफ्रीका चावल अनुसंधान संस्थान, तो दोस्तों ये मोनाराविया लाइबेरिया में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है। धान का वर्गीकरण, तो दोस्तों धान के वर्गीकरण से एक से दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। धान का वर्गीकरण अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसी प्रकार गेहूं और ज्वार बाजरा का वर्गीकरण भी पूछा जाता है। मक्का का वर्गीकरण भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसके वर्गीकरण की बात करें तो धान की कुल प्रजातियां 24 हैं, यानी कि 24 कुल प्रजातियां धान की पाई जाती हैं, जिसमें से 2 प्रजातियां कृषित हैं, यानी कि इनकी खेती की जाती है, जो कल्टीवेटेड है, और बाकी जंगली प्रजातियां हैं, यानी कि जो 22 प्रजातियां बची वो जंगली स्पीसीज हैं, जिनकी खेती नहीं की जा सकती है। इनका प्रयोग संकर धान उत्पादन में किया जाता है, यानी कि इसका उपयोग प्लांट ब्रीडिंग की दृष्टि से किया जाता है। तो 2 प्रजातियां जो इंपॉर्टेंट हैं कल्टीवेटेड, इसमें आता है ओराइजा सटाइवा, जो एशिया महाद्वीप में उगाया जाता है धान, और ओराइजा ग्लोवेरा जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में उगाया जाने वाला धान है। ओराइजा सटाइवा जो एशिया में उगाया जाता है, इसकी बात करें तो इसे भी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि इसकी सब स्पीसीज है जो इस प्रकार है। नंबर फर्स्ट है ओराइजा सटाइवा इंडिका, यानी कि इंडिया से आप इंडिका याद रखें, क्योंकि इसकी खेती सर्वाधिक भारत में की जाती है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है ओराइजा सटाइवा और इंडिका, यानी कि इसकी सब स्पीसीज है इंडिका। ये हमें याद रखना है, इंडिका की खेती भारत में सर्वाधिक की जाती है, इसीलिए हम इसी की खेती पढ़ने वाले हैं, ओराइजा सटाइवा की। नेक्स्ट है ओराइजा सटाइवा जपेनिका। जपेनिका दोस्तों जापान में उगाई जाती है। जेपेनिका से जापान याद कर सकते हैं अगर क्वेश्चन पूछा जाए। ओराइजा सटाइवा जेपेनिका किस देश में उगाई जाती है, तो ये जापान की प्रजाति है जो जापान में उगाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। नेक्स्ट और लास्ट है ओराइजा सटाइवा जवानिका। जवानिका दोस्तों इंडोनेशिया में उगाई जाती है। ये धान की किस्म इंडोनेशिया में सर्वाधिक उगाई जाती है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। जवानिका से इंडोनेशिया याद रखें। अगर हम 2 किस्मों को याद रखेंगे, यानी कि इंडिका से इंडिया, जपेनिका से जापान, तो हम तीसरा आसानी से याद कर सकते हैं, जवानिका तो इंडोनेशिया होगा। अब हम समझने वाले हैं धान की खेती के लिए ऋतुएं, यानी कि भारत में धान की खेती 3 ऋतुओं में की जाती है, जो कुछ इस प्रकार है। नंबर फर्स्ट है शरद ऋतु या शीत ऋतु। भारत में शीत ऋतु में भी इसकी खेती की जाती है। इसका स्थानीय नाम होता है अस, यानी कि अगर हम शरद ऋतु में इसकी खेती करेंगे तो उसका नाम होगा अस, जिसे पश्चिम बंगाल और बिहार में इस प्रकार की खेती की जाती है, जिसकी बुवाई मई जून में की जाती है और कटाई सितंबर अक्टूबर में की जाती है। नेक्स्ट खरीफ ऋतु। खरीफ ऋतु जिसे अमन कहते हैं, यानी कि इसका स्थानीय नाम अमन होता है। उत्तर प्रदेश में इसकी खेती सर्वाधिक की जाती है, पंजाब में भी इसकी खेती की जाती है। इसकी जो बुवाई होती है यह जून और जुलाई में होती है, इसकी कटाई नवंबर और दिसंबर में की जाती है। नेक्स्ट है ग्रीष्म या बसंत ऋतु। इसे दोस्तों बोरो कहा जाता है। इसे पश्चिम बंगाल में इसकी खेती की जाती है, इसलिए इसे स्थानीय नाम बोरो दिया गया है। इसकी बुवाई नवंबर से दिसंबर में की जाती है और कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। तो दोस्तों हमें कटाई और बुवाई का समय भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में कुछ भी पूछ सकते हैं। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। धान के बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है, तो दोस्तों ये DG बू जीन है, जो धान की बोनी किस्मों को संकर धान उत्पादन के लिए इस जीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक चावल निर्यातक देश है, तो दोस्तों ये थाईलैंड है, जो सर्वाधिक चावल का निर्यात करता है। नेक्स्ट है विश्व में चावल निर्यात करने में भारत का स्थान है, तो दोस्तों विश्व में 5वां स्थान है जो भारत का आता है चावल निर्यात करने में। नेक्स्ट है भारत में अनाजों में सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो धान फसल की सर्वाधिक उत्पादन भारत में किया जाता है। धान के तने को कहा जाता है, तो दोस्तों इसे कलम कहा जाता है। धान के तने को कलम कहा जाता है। लास्ट है धान उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, जबकि पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है धान उत्पादन में। नेक्स्ट है मृदा और जलवायु। मृदा, इसके लिए जलोढ़ मृदा सबसे उपयुक्त मृदा मानी जाती है, क्योंकि इसमें खेती इसकी बहुत ज्यादा उत्पादन देती है। इसका पीएच मान
4 से 6 के बीच रहता है, यानी कि इस मृदा का 4 से 6 पीएच मान रहता है, तो ये सर्वाधिक अच्छी मृदा बोली जाती है। तापमान इसकी वृद्धि के लिए 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर आवश्यक रहता है। अब हम देखने वाले हैं बीज दर और बुवाई। तो दोस्तों नंबर फर्स्ट है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग एक बुवाई की विधि है, यानी इसे छिटकवा विधि कहते हैं। इसे बीज दर 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगती है, यानी कि इसे डायरेक्ट खेत में बो दिया जाता है। इसे छिटकवा विधि द्वारा बोया जाता है, इसीलिए इसकी बीज दर ज्यादा लगती है 80 से 100 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से। नेक्स्ट नंबर 2 है ड्रिलिंग मेथड, यानी कि इसे मशीन द्वारा बोया जाता है, इसीलिए इसे ड्रिलिंग मेथड कहते हैं। इसमें 60 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर लगती है, यानी कि इसमें लाइन में धान बोया जाता है। नेक्स्ट हाइब्रिड। हाइब्रिड धान जो होता है उसकी बीज दर 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर लगती है, यानी कि 1 हेक्टेयर के लिए 15 से 20 केजी हाइब्रिड धान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है डेपोक विधि। यह बहुत ही मॉडर्न विधि है और बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। डेपोक मेथड, जिसे डेपोक विधि कहते हैं, इसमें बीज दर सबसे कम लगती है, जो 1.5 से 3 केजी प्रति हेक्टेयर लगती है, जो बहुत ही कम है। दोस्तों इससे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनते हैं, पौध तैयार करने में या होने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों ये 12 से 14 दिन का समय लगता है, जो सबसे कम है। नॉर्मली देखा जाए तो दोस्तों इसमें टाइम लगता है 40 से 45 दिन, इसीलिए इस विधि में सबसे कम टाइम लगता है, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। पौधों के लिए क्षेत्रफल। दोस्तों 20 से 25 वर्ग मीटर पौधों के लिए क्षेत्रफल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आवश्यक है, यानी कि 20 से 25 वर्ग मीटर में इसकी पौध तैयार करें 1 हेक्टेयर के लिए हो जाएगी। नेक्स्ट सामान्य विधि में 40 से 45 दिन में रोपाई हेतु पौध तैयार हो जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम देखने वाले हैं धान की किस्में। धान की किस्में विश्व की प्रथम बोनी किस्म धान की किस्म है, तो दोस्तों ये TN1 है, जिसे ताइवान वन कहते हैं। TN से मतलब ताइवान। ताइवान वन प्रथम बोनी किस्म है, जो ताइवान यानी कि चीन में विकसित की गई थी। नेक्स्ट विश्व का जादुई धान किसे कहा जाता है? तो IR8 को कहा जाता है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक उत्पादन धान का देखने को मिलता है। यह पेटा और डीजीबू जीन द्वारा विकसित की गई है, यानी कि पेटा और डीजीबू जीन के क्रॉस से बनाई गई है। तो दोस्तों इस किस्म को IRRI यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट 1966 में विकसित की गई थी। इसे हाई प्रोडक्टिंग वैरायटी कहते हैं, क्योंकि इससे उत्पादन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, इसीलिए इसे जादुई धान कहा जाता है। भारत का जादुई धान जया को कहा जाता है। जो जया किस्म है ये भारत में सर्वाधिक उत्पादन देने वाली किस्म है, इसीलिए इसे भारत का जादुई धान कहा जाता है। 1968 में डॉक्टर शास्त्री द्वारा ये विकसित किया गया था। नेक्स्ट भारत की प्रथम बोनी किस्म कौन सी है? तो जया है, जिसे जादुई धान कहा जाता है। TN फर्स्ट और टाइप 141 के क्रॉस से विकसित की गई किस्म है। धान की उत्परिवर्तित यानी कि म्यूटेंट वेराइटी कौन सी है? तो दोस्तों ये 2 प्रजातियां हैं जो म्यूटेंट हैं, जगन्नाथ और प्रभावती। ये 2 प्रजातियां धान की म्यूटेंट वेराइटी हैं। धान की हाइब्रिड किस्में कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों ये MGR1 है, यानी कि इसका विकास 1994 ईस्वी में तमिलनाडु विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। 1994 भारत की प्रथम संकर किस्म कहा जाता है। विश्व की प्रथम संकर किस्म PRH10 है, जो चीन द्वारा 1970 में विकसित की गई थी। तो दोस्तों इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट किस्में हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। बहुत सारी किस्में होती हैं वो एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती हैं, इसीलिए हमने ये मेन किस्में रखी हैं जो कि एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में पूछी जाती है। अब हम देखने वाले हैं खाद एवं उर्वरक, यानी कि मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। एन यानी कि नाइट्रोजन 100 केजी पर हेक्टेयर, फास्फोरस 60 केजी प्रति हेक्टेयर, पोटास 60 केजी प्रति हेक्टेयर, यानी कि हमें इसका अनुपात याद रखना है 100 60 इंटू 60। तो इस प्रकार इसका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का हमें अनुपात याद रखना है। अगर हमें जिंक देनी है, यानी कि कुछ खेत में जिंक की कमी होती है जिस कारण खेरा रोग हो जाता है, खेरा रोग के निवारण के लिए हमें 25 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पहले ही जिंक को दे देना है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण है यह अंतिम पडलिंग, यानी कि जब हम पडलिंग करते हैं उसी समय हमें ये खाद का अनुपात दे देना है, खेत में डाल देना है। सबसे अच्छी उर्वरक धान के लिए अमोनियम सल्फेट है। तो दोस्तों अमोनियम सल्फेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो धान का पौधा होता है अकेला ऐसा पौधा है जो अमोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन को लेता है, यानी कि नाइट्रोजन को सारे पौधे नाइट्रेट के फॉर्म में ग्रहण करते हैं, जबकि धान का जो पौधा होता है वो जड़ों द्वारा अमोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन को ग्रहण करता है, इसीलिए यह खाद इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अमोनियम सल्फेट सबसे अच्छी उर्वरक के रूप में जानी जाती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि धान का पौधा किस रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करता है, तो इसका राइट आंसर होगा अमोनिकल रूप में। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं SRI विधि। यह विधि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं।
अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन होगा। इसका विकास मेडागास्कर में हुआ था। ये 1982 में विकसित किया गया था। इसमें दोस्तों 5 केजी प्रति हेक्टेयर हिसाब से बीज दर लगती है, यानी कि इसमें अगर बीज दर पूछी जाए SRI विधि में बीज दर, तो दोस्तों इसमें 5 केजी प्रति हेक्टेयर रहती है। नर्सरी, इसमें 100 मीटर स्क्वायर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नर्सरी डाली जाती है, यानी कि 1 हेक्टेयर के लिए 100 मीटर स्क्वायर में नर्सरी डाली जाती है। 100% निराई गुड़ाई की बचत होती है, यानी कि इसमें निराई गुड़ाई की बचत होती है, ये खरपतवार नहीं होता है। पानी की भी 95% तक बचत होती है इस विधि से, इसीलिए यह मॉडर्न इम्पोर्टेंट विधि मानी जाती है। भारत में सबसे पहले तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इस विधि का प्रयोग किया गया था, यानी कि तमिलनाडु विश्वविद्यालय द्वारा सर्वप्रथम इसे भारत में लाया गया था। आप सभी को बता दें, यह विधि कुछ आप इस प्रकार देख सकते हैं, इसे ही SRI विधि कहते हैं। इसमें इरिगेशन कुछ इस प्रकार से होता है, इसे पौधे इस प्रकार से लगाए जाते हैं, इसमें डिस्टेंस ज्यादा रहता है। अब हम समझने वाले हैं सिंचाई यानी कि इरिगेशन। धान में इरिगेशन, धान के खेतों में हमेशा 5% पानी भरा रहना चाहिए। इससे इरिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यही होता है कि धान के खेत में कितना पानी भरा रहना चाहिए, तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी हमें याद रखना है। हार्वेस्टिंग के 2 से 3 सप्ताह पहले पानी निकाल देना चाहिए। जो हमारा भरा हुआ पानी है, इसे 2 से 3 सप्ताह पहले हार्वेस्टिंग के इसे निकाल देना चाहिए। जल मांग यानी कि वाटर रिक्वायरमेंट, ये आप सभी को बता चुके हैं, 900 से 2500 mm वाटर रिक्वायरमेंट धान की रहती है। कीट नियंत्रण और कीट को समझ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट कीट हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट है गंधी बग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कीट है जो धान को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है। इसे प्रमुख कीट भी धान का कहते हैं। गंधी बग पुष्पन के समय लगता है, जो पुष्प क्रम निकलते हैं तो दोस्तों ये लग जाता है और दुग्धावस्था तक ये रहता है। और धान का जो दूध होता है, जो मिल्किंग स्टेज होती है, इसमें दूध को ये चूस लेता है, जिस कारण खाली रह जाता है, यानी कि इसमें बीज नहीं पड़ते हैं और ये बहुत ही हानि पहुंचाता है। आप इस कीट को देख सकते हैं, ये गंधी बग है। गंधी बग कीट ये धान को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है। पत्तियों का रस भी यही चूसता है। कटवर्म, जो कटवर्म होता है ये रात में तना काटता है और दिन में ये दिखाई नहीं देते हैं, ये दरारों में छुप जाते हैं। आपने देखा होगा धान के खेत में दरार, इसमें ये दिन में छिप जाते हैं और रात में ये तना काटना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए हमें पानी भरा रहना चाहिए धान में, क्योंकि इससे हानि कम पहुंचती है। आप इसमें देख सकते हैं, इसे कटवर्म कहते हैं। इस प्रकार का कीट आपने धान के खेत में देखा होगा, इसे कटवर्म कहते हैं जो तना काटता है। अब हम देखते हैं धान के कुछ इंपॉर्टेंट खरपतवार वीड्स। तो दोस्तों फर्स्ट है जंगली धान, जिसे विल्ड राइस कहते हैं, इसीलिए इसे जंगली धान कहा जाता है। ये सेम धान जैसा इसका पौधा होता है, जिसका वानस्पतिक नाम भी पूछा जाता है, इकाइनोक्लोआ कोलोना। तो दोस्तों ये इसका वानस्पतिक नाम है। सांबा, सांबा भी इसका खरपतवार है, जिसे हम झड़ुआ कहते हैं। इसका जो वानस्पतिक नाम होता है इकाइनोक्लोआ क्रुस्कली। तो दोस्तों क्रुस्कली इसका इंपॉर्टेंट वानस्पतिक नाम होता है। अब हम देखेंगे धान में खरपतवार नियंत्रण। तो दोस्तों धान के खेत में खरपतवार नियंत्रण के लिए आप प्रोपेनिन या ब्यूटाक्लोर की स्प्रे कर सकते हैं। ये आप सभी को धान की रोपाई के पहले करना होता है। मचेटी का प्रयोग धान की रोपाई के पहले करना होता है। आप सभी को बता दें, सांबा है, यानी कि सांबा बीड आपने धान के खेत में देखा होगा, और ये जंगली धान है। इसे भी झड़ुआ नाम से जाना जाता है, स्थानीय नाम है उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों इसे भी आपने देखा होगा, इसे जंगली धान कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसका वानस्पतिक नाम दोनों को याद रखें, क्योंकि यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं धान के प्रमुख रोग यानी कि डिजीज, जो धान के पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट है धान का ब्लास्ट रोग। ये ब्लास्ट डिजीज जो होता है पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक कवक से होता है। ये कवक जनित रोग है। आप इसमें देख सकते हैं, ये ब्लास्ट रोग है, जो आप पत्तियों में लंबे लंबे धब्बे बन जाते हैं, जो येलो कलर के होते हैं। तो इस प्रकार ये ब्लास्ट रोग है, पत्तियों को खराब कर देता है और यह बहुत ही हानिकारक रोग है। नेक्स्ट नंबर 2 है जीवाणु पत्ती झुलसा रोग, जिसे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट कहते हैं। इसका कारक जीव है जेंथोमोनास ओराइजी। जो जेंथोमोनास ओराइजी है जीवाणु का नाम है, यानी कि कहा जाए तो ये जीवाणु जनित रोग है, जेंथोमोनास द्वारा होता है। तो दोस्तों ये जीवाणु जनित रोग है। अन्य नाम इसका है पत्ती का जीवाणु झुलसा रोग। और इसके महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 1908 में इसे जापान में सर्वप्रथम देखा गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जापान में किस रोग की खोज हुई थी या कब हुई थी, तो दोस्तों 1908 में जापान इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर 3 है ब्राउन लीफ स्पॉट। इसका कारक जीव है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, जो कवक जनित रोग है, यानी कि इस कवक द्वारा होता है। इसकी खोज 1913 में बंगाल में हुई थी। तो दोस्तों ये बंगाल का प्रमुख रोग है, जिसकी खोज 1913 में हुई थी।
आप इसमें देख सकते हैं, इसे ब्राउन लीफ स्पॉट रोग कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है इस प्रकार का रोग जो आप पत्तियों पर देख सकते हैं, पत्तियों के ऊपरी सिरा में होता है, जो पत्तियों को नीचे गिरा देता है। नेक्स्ट और लास्ट है नंबर 4, खेरा रोग, यानी कि धान का जो खेरा रोग होता है, जो जिंक की कमी से लगता है। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जाता रहेगा। इसका कारण है जिंक, यानी कि इसकी डिफिशियंसी रहती है जिंक की, जो जिंक की कमी से पौधा पीलापन लिए होता है। आप ये देख सकते हैं कि जिंक की कमी से रोग होता है। खेरा डिजीज कुछ इस प्रकार से लक्षण प्रदर्शित करता है। इससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और लास्ट में पौधा सूख जाता है। इसके उपचार के लिए आप 25 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन। ब्रॉडकास्टिंग बीज दर कितनी है? तो 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर। ड्रिलिंग बीज दर 60 केजी प्रति हेक्टेयर। डेपोक बीज दर 1.5 से 3 केजी प्रति हेक्टेयर। और डेपोक जो विधि होती है, इसके द्वारा पौधा 12 से 14 दिन में तैयार हो जाते हैं। हाइब्रिड धान की बीज दर 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर और इसमें एनपीके 100-60-60 के अनुपात में 1 हेक्टेयर में दिया जाता है। धान के लिए अच्छी उर्वरक है अमोनियम सल्फेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना है। धान के खेत में सबसे अच्छी उर्वरक है अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट है एसआरआई का फुल फॉर्म। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सिस्टम ऑफ राइस एक्सटेंसिफिकेशन। एसआरआई जो विधि है, इसे मेडागास्कर 1982 में विकसित की गई थी। एसआरआई विधि द्वारा जो बीज दर होता है, इसका बीज दर 5 केजी प्रति हेक्टेयर रहता है। नेक्स्ट है एसआरआई नर्सरी क्षेत्र में पूछा जाता है, 100 मीटर स्क्वायर प्रति हेक्टेयर रहता है। खेत में पानी, यानी कि जो धान का खेत होता है, इसमें पानी कितना भरना चाहिए? तो 5 सेंटीमीटर तक हमेशा भरा रहना चाहिए। कटाई से पहले पानी निकालना, यानी कि पानी कटाई से पहले निकाला जाता है क्योंकि अच्छे से इसकी हार्वेस्टिंग हम कर सके। इसीलिए इससे पानी निकाला जाता है 2 से 3 सप्ताह पहले कटाई के, क्योंकि अच्छे से इसकी कंबाइन द्वारा हार्वेस्टिंग कर सके। गंधी बग हमला, ये पुष्पन और दुग्धावस्था में इसका हमला होता है गंधी बग का। कटवर्म जो होता है वो रात को तने काटता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कटवर्म की निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कीट है जो रात में तना काटता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कटवर्म कीट। नेक्स्ट ब्लास्ट रोग का कारक है, तो दोस्तों पायरिकुलेरिया ओराइजी है जो ब्लास्ट रोग उत्पन्न करता है। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का कारक है जिंथोमोनास ओराइजी, जो एक जीवाणु जनित रोग है। ये हमें याद रखना है, जिंथोमोनास ओराइजी जो रोग का कारक है, ये है तो ये जीवाणु है। नेक्स्ट है ब्राउन लीफ स्पॉट का कारक है, तो दोस्तों ये हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी कवक है, जिसके कारण ब्राउन लीफ स्पॉट रोग लगता है। नेक्स्ट है खेरा डिजीज जो होता है, ये किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों ये जिंक की कमी से होने वाला विकार है। नेक्स्ट है जंगली धान का वानस्पतिक नाम। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जंगली धान का वानस्पतिक नाम। इससे यही क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एकाइनोक्लोआ कोलोना इसका वानस्पतिक नाम होता है। सांबा का वानस्पतिक नाम इकाइनोक्लोआ क्रुसगाली। ये हमें याद रखना है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, इकाइनोक्लोआ दोनों में है। हमें केवल याद रखना है इसका स्पीसीज, यानी कि क्लोना और क्रुसगली। धान की नर्सरी की आयु सामान्य विधि से देखा जाए तो इसकी 40 से 45 दिन में रोपाई योग्य पौध हो जाती है। यही अगर डेपोक विधि द्वारा इसकी रोपाई करनी हो तो पौधा 12 से 14 दिन में तैयार हो जाता है। भंडारण के लिए नमी, अगर धान का भंडारण कर रहे हैं इसके लिए नमी 12% रहती है। और वृद्धि के लिए तापमान भी पूछा जाता है, जो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। नेक्स्ट दाना और भूसा अनुपात भी पूछा जाता है, 2:1 दाना और भूसा का अनुपात रहता है। टुंगरो रोग भी धान में लगता है, जो वायरस जनित रोग है। अगर पूछा जाए निम्नलिखित में से वायरस जनित रोग कौन सा है, तो यह टुंगरो रोग होगा। टुंगरो रोग का वाहक होता है ग्रीन लीफ हॉपर। जो ग्रीन लीफ हॉपर धान की फसल में लगता है, जो हरे रंग का होता है, यह टुंगरो वायरस को वाहक के रूप में काम करता है। नेक्स्ट अब देखने वाले हैं धान को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट है सामान्य रोपाई के लिए पौध की आयु। तो दोस्तों सामान्य रोपाई के लिए पौध की आयु 40 से 45 दिन रहती है, लगभग 3 महीने कह सकते हैं। 3 महीने इसकी रहती है, 2.5 से 3 महीने। नेक्स्ट नंबर 2 है भंडारण हेतु सुरक्षित नमी। तो 12% है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भंडारण के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट नंबर 3 है वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान। तो दोस्तों ये 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। नेक्स्ट नंबर 4 है पकने के लिए उपयुक्त तापमान। तो ये 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। नेक्स्ट नंबर 5 है दाना और भूसा का अनुपात। तो दोस्तों ये 2:1 इसका होता है। तो इस प्रकार ये धान की संपूर्ण खेती समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो में मजा आया हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो आप सभी को
इसी प्रकार के मिलते रहेंगे। यह सीरीज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये हर एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जो स्टूडेंट्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो यह सीरीज सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।